आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत की नदियों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की नदी, यदि भारत को अपवाह तंत्र के आधार पर बांटा जाए तो उसे दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक हो जाएगा हिमालयी अपवाह तंत्र, एक हो जाएगा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इस हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो है सिंधु नदी तंत्र आते हैं, गंगा नदी तंत्र आते हैं तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आते हैं। तो इस प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं इस प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे हो गया नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी तथा कावेरी नदी व अन्य जितनी भी नदियां दक्षिण भारत में बहती है सब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र को लेकर। तो इस हिमालय अपवाह में से हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को लेकर। ये तिब्बत का ये जो स्थान है यहाँ पर स्थित है मानसरोवर झील। कौन सा झील है? मानसरोवर झील। इसी झील से निकलती है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी निकलती है और इससे यह सिंधु नदी जो भारत में दमचौक नामक स्थान पर, कहाँ पर? दमचौक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है और ट्रांस हिमालय की दो श्रेणी लद्दाख तथा जास्कर, इन दो श्रेणियों के बीच होकर भारत में से गुजरती है और जो पाकिस्तान में निकलती है वो पाकिस्तान में दर्दिस्तान के पास निकलती है। किसके पास निकलती है? दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और जैसे ये प्रवेश करती है तो अंततः वहाँ जाके सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। और यदि हम लोग सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर है। इस 2880 किलोमीटर में से भारत में जो सिंधु नदी की कुल लंबाई है वो है 709 किलोमीटर। भारत में कुल लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? 709 किलोमीटर। और देखिए इस सिंधु नदी में जो है कुछ छोटी छोटी नदियां आके दोनों साइड से मिलती हैं जिसे हम लोग सहायक नदी के नाम से जानते हैं। चलिए इसके कुछ सहायक नदियों को लेकर बात कर लेते हैं। यदि हम सिंधु के दाहिने तरफ से आके मिलने वाली नदियों की बात करें, देखिए यदि कोई नदी इस साइड से चल रही है इस दिशा में, इसका जो ये साइड होगा ये दाहिना हो जाएगा और ये साइड जो हो जाएगा वह बामा साइड हो जाएगा। यदि सिंधु नदी की दाहिने तरफ से आके मिलने वाली नदियों की बात करें तो एक श्योक नदी हो जाएगी और एक गिलगित नदी हो जाएगी। इसकी दो प्रमुख सहायक नदी है जो दाहिने तरफ से आके मिलती है, श्योक और गिलगित नदी। और इसके यदि बाएं तरफ से सहायक नदियों की बात करें तो बाएं तरफ से आके मिलने वाली नदी में से आप क्रम से याद रखिएगा, एक हो जाएगा झेलम नदी, एक हो जाएगा चेनाब नदी, एक हो जाएगा रावी नदी और एक हो जाएगा सतलुज नदी। और इसी सतलुज नदी की सहायक नदी है ब्यास नदी। कौन कौन सी नदी है? चलिए इसका हम नामांकन कर देते हैं। देखिए ये जो हमारा नदी है ये है हमारा श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। और ये जो हमारा नदी हो जाएगा ये हो जाएगा गिलगित नदी। ये हमारा हो जाएगा झेलम नदी। ये हो जाएगा हमारा चेनाब नदी। ये हो जाएगा हमारा रावी नदी। ये हो जाएगा हमारा ब्यास नदी और ये हमारा हो जाएगा सतलुज नदी। ठीक है। देखिए ये जो हमारा दाहिने तरफ से आके जो मिलने वाली पांच नदी है इसी को हम लोग पंचनद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंचनद के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक एक नदी को लेकर हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ खास बातें। देखिए ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के जो दाएं तट पर स्थित है एक शहर स्थित है जिसे हम लोग लेह के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाएगा लेह नामक शहर जो है सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो दाएं तट पर स्थित है। लेह शहर किस तट पर स्थित है? तो दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं झेलम नदी। ये झेलम नदी जो है, देखिए यदि हम लोग झेलम नदी की बात करें, झेलम जो है देखिए ये पाकिस्तान और भारत के साथ सीमा बनाती है। 170 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती हुई ये झेलम नदी चेनाब नदी में आके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? चेनाब नदी में आके मिल जाती है। और यदि चेनाब नदी की बात करें, चेनाब नदी जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी चेनाब नदी। ठीक है। और देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सतलुज नदी की। सतलुज नदी भी जो है वह मानसरोवर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है और भारत में जो प्रवेश करती है
वह शिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। इसीलिए यदि पूछा जाए कि सतलुज नदी का प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शिपकिला दर्रा, जो भारत में प्रवेश करती है शिपकिला दर्रे से। और इसी सतलुज नदी की सहायक नदी है ब्यास नदी। कौन सी नदी है? ब्यास नदी। और जहाँ पर ब्यास नदी सतलुज नदी में आकर मिलती है, उसी जगह पर एक बांध बनाया गया है जिसे हम लोग भाखड़ा नांगल बांध के नाम से जानते हैं। कि कौन से बांध? भाखड़ा बांध के नाम से जानते हैं। और यह बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व त्वरण वाला बांध हो जाएगा। कैसी बांध हो जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व त्वरण वाला बांध। और यही जो है यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भी है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगा। और इसी जगह से जो है इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है, जो पंजाब होते हुए राजस्थान तक जाती है। और इसी इंदिरा नहर से जो है इंदिरा नहर के द्वारा जो है राजस्थान में सिंचाई की जाती है मुख्य रूप से। और पूछा जाए इंदिरा नहर की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है, तो वो हो जाएगी राजस्थान में। और इस भाखड़ा नांगल डैम के पीछे जो है कौन सा सागर हो जाएगा इस जगह, तो गोविंद सागर बांध। कौन सी बांध? गोविंद सागर बांध भाखड़ा नांगल के पीछे हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यदि हम लोग बात करें, देखिए हम लोग बात करते हैं, देखिए ये शम नदी कहीं न कहीं आके मिलती है। ये यदि हमारा हो गया सिंधु नदी, और ये हो गया हमारा झेलम नदी, ये हो गया हमारा चेनाब नदी, इसी में हो गया हमारा रावी नदी, और ये देखिए ये हमारा हो गया सतलज नदी, और इसी में आके मिलती है हमारा ब्यास नदी। देखिए यदि दो नदी के बीच का जो स्थान होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं दोआब। उसको क्या कहते हैं हम लोग? दोआब कहते हैं। तो कुछ दोआब को हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु और झेलम के बीच के जो मैदान है या फिर जो स्थल है, उसी को हम लोग कहते हैं सिंध का मैदान। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंध का मैदान कहते हैं। और झेलम और चेनाब के बीच का जो मैदान है, उसे हम लोग कहते हैं छाछ का दोआब। क्या कहते हैं? छाछ के दोआब के नाम से जानते हैं। और चेनाब और रावी के बीच के जो मैदान है, उसी को हम लोग रचना का दोआब कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? रचना के दोआब के नाम से जानते हैं। और ये ब्यास और रावी के बीच का जो मैदान है, उसे हम लोग बारी का दोआब कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? बारी का दोआब। तथा ब्यास एवं सतलुज के बीच के मैदान को हम लोग बिस्त का दोआब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिस्त का दोआब। तो आप लोग प्रमुख दोआब को लेकर लिख लीजिएगा। प्रमुख दोआब। दोआब क्या हो जाएगा? दो नदी के बीच का जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा दोआब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं सिंधु जल समझौता को लेकर। क्या हो जाएगा? सिंधु जल समझौता। यह समझौता जो है 1960 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1960 में। इस समझौते के तहत कहा गया था कि सिंधु, झेलम और चेनाब, ये इस तीन नदियों का जो है रखरखाव पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। तथा इस तीन नदियों का जो 80% पानी हो जाएगा वो पाकिस्तान यूज करेगा, तथा 20% पानी भारत यूज करेगा। तथा इसी में से एक और समझौता किया गया था कि जो हमारा जो ये तीन नदी नीचे का है, रावी, ब्यास और सतलुज नदी, इसका रखरखाव जो है भारत करेगा। तथा इसके 80% पानी का यूज भारत करेगा एवं 20% पानी का यूज कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। ये किसमें किया गया था? सिंधु जल समझौता में किया गया था। अब हम आगे बात करते हैं इसी तंत्र को लेकर। देखिए सिंधु की यदि सबसे लंबी सहायक नदी की बात किया जाए तो वो हो जाएगा चेनाब नदी। कौन सी हो जाएगी? चेनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी। और यदि पूछा जाए सिंधु की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी, तो वो हो जाएगी सतलुज नदी। कौन सी हो जाएगी? सतलुज नदी सिंधु की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी। ये हमारा था सिंधु का तंत्र। अब हम लोग पढ़ते हैं गंगा नदी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिटाते हैं। देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। देखिए ऐसे करके निकलती है और वो बांग्लादेश में प्रवेश करके कहाँ चली जाती है? ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। देखिए यदि हम लोग इसके थोड़ा सा यदि इसके कुछ और यदि डीप में जाएं तो बात करते हैं संतुपथ हिमानी। कौन सी हिमानी? संतोपथ हिमानी जो उत्तराखंड में ही है। इसी के दो भाग से एक विष्णु गंगा निकलती है
एक धौली गंगा निकलती है। ये हमारा हो गया विष्णु गंगा, और ये हमारा हो गया धौली गंगा। ये दो गंगा जाके आगे विष्णु प्रयाग में मिलती है। प्रयाग वह स्थान होता है जहाँ पर दो नदी आके मिलती है, उसी को हम लोग प्रयाग नाम से जानते हैं। जैसे ही विष्णु गंगा और धौली गंगा भी विष्णु प्रयाग में जाकर मिलती है, तो इस नदी का नाम चेंज होकर हो जाता है अलकनंदा। क्या हो जाता है? अलकनंदा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा गंगा कहाँ आके मिली? तो विष्णु प्रयाग में मिली। और फिर ये जो अलकनंदा नदी बनी, अब ये कुछ दूर तक जाएगी अलकनंदा के नाम से ही, तो इसमें जो बाएं तरफ से आके मिलने वाली नदी हो जाएगी, उसमें से हो जाएगा नंदाकिनी नदी। कौन सी? नंदाकिनी आके बाएं तरफ से मिलती है, जो अलकनंदा नदी में जाके नंद प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में मिलती है। और एक और नदी है जो बाएं तरफ से यहाँ के मिलती है, जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी है? पिंडार नदी। ये पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में मिलती है। और इसके बाद एक नदी आती है दाहिने तरफ से, जो देखिए अभी तक इसका नाम क्या है? अलकनंदा ही है। और इसी अलकनंदा में आके मिलती है दाहिने तरफ से एक नदी है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी है, जो जो अलकनंदा में जो है कहाँ जाके मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और एक नदी है, देखिए भागीरथी नदी, जो अलकनंदा में दाहिने तरफ से मिलती है। ये हो गया हमारा भागीरथी नदी, जो अलकनंदा में देव प्रयाग में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? देव प्रयाग में मिलती है। और यही भागीरथी नदी जो है गंगोत्री से निकलती है। इसीलिए हम लोग सामान्य तौर पर जानते हैं कि गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। इसी भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है भील गंगा नदी। कौन सी नदी? भील गंगा नदी है। और इस भील गंगा नदी जो है भागीरथी नदी में जहाँ मिलती है, उसी जगह जो है टिहरी बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? टिहरी बांध बनाया गया है। और यह टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसी बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये इसी सब के प्रोसेस के बाद जो है जब भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है, तब इसका नाम पड़ जाता है गंगा। क्या नाम पड़ जाता है? गंगा। इसीलिए बोला जाता है जब भागीरथी नदी और अलकनंदा मिलती है देव प्रयाग में, तो उसका नाम हो जाता है गंगा। तो जैसे ही गंगा निकलती है, ये सब जो प्रोसेस हुआ, ये सब उत्तराखंड में ही होता है। उत्तराखंड में फिर उसके बाद जो संयुक्त रूप से जो निकलते हैं, उसी को हम लोग यहाँ से देखा है गंगा नदी निकलती है। यदि हम लोग गंगा की बात करें, तो गंगा की यदि अब लोग हम लोग कुल लंबाई की बात कर लेते हैं। गंगा की कुल लंबाई, गंगा की कुल लंबाई की बात कर ले, तो गंगा की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। लेकिन यदि भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें, तो वह है 2071 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2071 किलोमीटर। और यह गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी है। और यदि इसके बाएं तरफ से आके मिलने वाली कुछ नदियों की बात करें, तो क्रम से याद रखिएगा। एक नदी हो जाएगी रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। उसके बाद हो जाएगी गोमती नदी। उसके बाद हो जाएगी घाघरा नदी। उसके बाद हो जाएगी गंडक नदी। उसके बाद हो जाएगी बूढ़ी गंडक नदी। उसके बाद हो जाएगी कोसी नदी। उसके बाद हो जाएगी महानंदा नदी। ये सब किस तरफ से आके मिलती है? बाएं तरफ से आके मिलती है, क्योंकि ये नदी देखिए इस तरफ से बह रही है, तो ऊपर से हो जाएगा बायां और नीचे हो जाएगा दायां तरफ से। अब हम लोग कुछ दाएं तरफ की नदियों की बात कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड से एक नदी निकलती है यमुना नदी, जो गंगा में जाके इलाहाबाद में मिलती है। कहाँ जाके मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। और यह यमुना नदी जो है भारत में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यमुना जो है भारत में गंगा की सबसे लंबी नदी है। और वैसे पूछा जाए कि गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह कोसी नदी है। बशर्ते कोसी नदी जो है वो नेपाल से बहती हुई आती है, और भारत में उसकी बहुत कम लंबाई है। लेकिन ये यमुना नदी जो है, यमुना नदी उत्तराखंड से ही निकलती है, और ये जाके गंगा में इलाहाबाद के पास मिलती है। और यदि इस यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदी की बात करें, तो एक नदी है चंबल नदी। चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी, ये यमुना की सहायक नदी है। और गंगा की ही और दाहिने तरफ से
सहायक नदी की बात करें तो एक तो हो गया यमुना नदी, इसके बाद हो जाएगा ये था टेम्स नदी, सॉरी टोंस नदी, एक हो जाएगा कर्मनाशा नदी, एक हो जाएगा सोन नदी, उसी के बाद हो जाएगा पुनपुन नदी, उसके बाद हो जाएगा फल्गु नदी। ये सब थी गंगा की सहायक नदियां। यदि हम लोग बात करें गोमती नदी की, कौन सी नदी की? गोमती नदी। यह नदी जो है मैदानों से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? मैदान में इसका उद्गम होता है, इसीलिए इस गोमती को याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा यह सोन नदी। सोन नदी जो है भारत में उत्तर की तरफ बहने वाली एकमात्र नदी है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। चलिए देखिए, और जैसे यह गंगा नदी पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास दो भाग में डिवाइड होती है। एक दक्षिण की तरफ जाती है नदी, जिसे हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और उसी हुगली नदी के किनारे जो है कलकत्ता शहर बसा हुआ है, और एक मुख्य धारा जो उसकी है वह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये था हमारा गंगा का तंत्र। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र लेकर। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है वह मानसरोवर से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। और यहाँ जो एक पहाड़ी है स्थित नामचा बरवा पहाड़ी, इसके पूरब से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करके गंगा में प्रवेश मिलने के बाद वह कहाँ मिल जाती है? देखिए ये हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। देखिए यह जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से कई जगह जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस तिब्बत में उसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। तथा जैसे ही भारत में वह प्रवेश करती है तो एक क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो वह यांगपा दर्रे से प्रवेश करती है। किस दर्रे से? यांगपा दर्रा। यांगपा दर्रे से प्रवेश करती है। तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार क्या है? तो यांगपा दर्रा। जैसे वह यांगपा दर्रा से प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम देहांग हो जाता है। क्या होता है? देहांग। और जैसे ही वह असम में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और वह ब्रह्मपुत्र नदी जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम जमुना हो जाता है। और उसमें जैसे ही गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उसका नाम मेघना हो जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। हम बता देते हैं एक बार। देखिए हम एक रफ लिए, ये हमारा क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। जैसे ही यह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? देहांग नाम से जाना जाता है। जैसे ही यह असम में प्रवेश करती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना। और जैसे ही इसमें गंगा नदी आके मिलती है तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है? पद्मा। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व इसका नाम हो जाता है मेघना। तो इसका कुल सभी नामों को याद रखिएगा। एक सांगपो याद रखिएगा जो तिब्बत में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग नाम से जानते हैं, फिर इसे असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, तथा बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं, गंगा के मिलने के बाद इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसे मेघना के नाम से जानते हैं। कुल इसके 6 नाम हो गए। 6 के 6 इसे याद रखिएगा, ठीक रहेगा। तो चलिए अब इसके कुछ और एक्स्ट्रा एक चीज की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की यदि कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। इस 2900 किलोमीटर में से मात्र भारत में जो लंबाई है वो हो जाएगी 915 किलोमीटर। और यह ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। कौन सी नदी? चौड़ी नदी। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी में जो है असम में एक द्वीप स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहलाता है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? यह माजुली द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहलाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा।
चलिए अब इसके कुछ सहायक नदियों की यदि बात करें, सहायक नदी में से बात करें यदि इसके बाएं तरफ से कुछ नदियों की, तो ये नदी, एक नदी हो जाएगी दिबांग नदी, एक हो जाएगा लोहित नदी, और एक हो जाएगा इस जगह हो जाएगी लोहित नदी। अब इसके दाहिनी तरफ से यदि बात करें तो एक हो जाएगी सुबनसिरी नदी, एक हो जाएगी कामेंग नदी, एक हो जाएगी मानस नदी, एक हो जाएगी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र में जाके बांग्लादेश में मिलती है। तो ये सब हो गया ब्रह्मपुत्र का तंत्र। और ये इसके क्वेश्चन एक्स्ट्रा की बात करें, देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके जो बंगाल की खाड़ी में, जब दोनों संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो क्या बनता है, तो एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसे हम लोग सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदर नामक वन पाए जाने के कारण इसका नाम पड़ा सुंदरवन का डेल्टा, इसे इसीलिए कहा जाता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? यदि डेल्टा की बात करें, देखिए नदी यदि मुहाने के पास जो मिट्टी जमा करती है उसके द्वारा जो भी टीला निर्माण होता है उसी को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। यह सुंदरवन वन की डेल्टा की जो आकृति है वह कैसी है? तो वह चापाकार आकृति है। कैसी आकृति है? चापाकार आकृति है। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र को लेकर संयुक्त रूप से बात करते हैं। देखिए इस तीनों नदी को जो है पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। कौन कौन सी नदी को? देखिए सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदी को पूर्ववर्ती के नाम से जाना जाता है। पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। पूर्ववर्ती नदी इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका यह नदी जो है हिमालय के उत्थान से पहले भी यहाँ बह रही थी, इसीलिए इसे पूर्ववर्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस तीनों नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह तीनों नदी 3 देश से होकर प्रवेश करती है। जैसे देखिए सिंधु नदी की बात करें तो वह चीन, भारत तथा पाकिस्तान, और सतलज की बात करें तो वो भी चीन, भारत तथा पाकिस्तान, और यदि ब्रह्मपुत्र की बात करें तो वो भी चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रवेश करती है। तो ये था हमारा हिमालय अपातंत्र को लेकर